हेलो दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का अध्याय 6 पौधों में पोषण। इसको हम अच्छे से डीपली से पढ़ेंगे। देखिए, सजीवों को जीवित रहने के लिए जीवन संबंधी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती है। इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में जान चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण जो है पोषक तत्व है। ठीक है। भोजन के इन पोषक तत्वों से सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। पोषण सभी जीवों को विकास, वृद्धि और अन्य प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है। अब आते हैं पौधों में पोषण। सभी जीवों को पोषण की जरूरत होती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि केवल हरे पौधे ही अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं। बाकी सभी जीव अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं। क्या हम सभी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर हैं? फिर हम रसोई घर में प्रतिदिन क्या बनाते हैं? जीवों को बनावट, स्वभाव और वास स्थान के अनुसार भोजन प्राप्ति और उपयोग के तरीकों भी अलग अलग होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं ना, अपना पोषण स्वयं करते हैं, अर्थात अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन पौधे ऐसा क्या करते हैं, इनमें ऐसा क्या होता है जो भोजन बनाने में उनकी मदद करता है? पौधे में भोजन कहाँ बनता है? क्या पौधे का भी रसोई घर होता है? जैसा कि हम अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्री इकट्ठा करते हैं, क्या वैसे ही पौधों की जरूरत होती है? पौधे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं? अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। हमारे घरों में भोजन बनाने का एक स्थान होता है। चावल, दाल, आटा, सब्जी, तेल, मसाले आदि कच्ची सामग्री होती है जिनसे भोजन तैयार होता है। घरों में भोजन पकाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है? पौधे भी भिन्न भिन्न माध्यम से अपने भोजन के लिए कच्ची सामग्री प्राप्त करते हैं। देखिए, तो हम देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। कच्ची सामग्री पौधों क्या क्या लगता है? जल एवं खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब लगता है। और जल एवं खनिज लवण उसको मिट्टी से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको वायुमंडल से मिलता है। अब किस मीडियम से होता है? देखिए, मतलब कहने का मतलब मिट्टी से तो मिला, लेकिन सोर्स क्या है लेने का? माध्यम। तो जल और खनिज लवण जो होता है ना, इसका माध्यम है जड़। जड़ द्वारा मिट्टी से अवशोषण और तथा तना शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, जल और खनिज लवण। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये इसका स्रोत तो वायुमंडल है, लेकिन माध्यम है पत्तियों में स्थित सूक्ष्म रंध्र, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो है ना, वो इसका माध्यम है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को मिलता है। जिस प्रकार हमें भोजन पकाने की ईंधन से ऊर्जा की जरूरत होती है, वैसे ही पौधे को भी सूर्य की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त होती है। आप बता सकते हैं कि पौधे को यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पौधे को यह ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। मुख्यतः पौधे के हरे भागों में इस ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना, उनमें उपस्थित हरे वर्णक के कारण होता है, जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करता है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है ना, उसको संग्रह करने में क्लोरोफिल पत्तियों की सहायता करता है। पौधे द्वारा इस ऊर्जा का उपयोग जो होता है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से खाद्य संश्लेषण में होता है। चूँकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से होता है, अतः इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने में करते हैं, तथा उनकी इस ऊर्जा का उपयोग बाकी सभी जीव करते हैं। ठीक है। क्या बता सकते हैं पौधे का रसोई घर कहाँ है? क्या आप अब भी कहेंगे हम अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की कहानी, कभी मिट्टी कभी पानी। ये कहानी पढ़ लीजिए, क्या है इम्पोर्टेंट। देखिए, कहानी है, आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व सन 1648 में बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉन बैप्टिस्ट हेलमोंट ने इस दिशा में पहला प्रयोग किया। हेलमोंट ने क्या किया, एक बड़े गमले में 90 किलोग्राम मिट्टी लिया, उसमें उन्होंने 2.268 किलोग्राम के बिल्लो, यानी जिसे क्रिकेट बैट बनता है, के पौधे को लगाया। उसने सुनिश्चित किया कि गमले की मिट्टी में हवा का अतिरिक्त कोई अन्य चीज़ यहाँ तक
धूल कण भी ना जा सके। पौधे को उसने अशुद्ध जल और वर्षा के जल से सींचा। लगभग 5 साल चले प्रयोग के बाद जब हेलमोंट ने पौधे और मिट्टी का वजन लिया तो पाया कि मिट्टी के वजन में मामूली कमी आई है। 90 किलोग्राम मिट्टी जो थी वो 89.944 किलोग्राम थी, जबकि पौधे का जो वजन था वो क्या था, 71.732 किलोग्राम था। क्या आप अब भी कहेंगे कि पौधे की वृद्धि और विकास से संबंधित चीज़ें मिट्टी से मिलती है? अगर ऐसा होता तो मिट्टी के वजन में काफ़ी कमी होनी चाहिए थी। हेलमोंट का निष्कर्ष था कि पौधे की वृद्धि में जल भी महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 125 वर्ष के बाद 1771 में जोसेफ प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने भी एक प्रयोग किया। उनका प्रयोग पौधे की वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं था, वे हवा में उपस्थित गैसों के बारे में जानना चाहते थे। तब तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रिस्टले ने 3 प्रयोग किए। पहले में जलती मोमबत्ती के ऊपर जार रखने पर वो सब कुछ देर बुझ गई। दूसरे में चूहे को बीकर से ढकने पर पाया चूहा कुछ देर के बाद बेचैन हो गया। और इन प्रयोगों से वो निष्कर्ष पहुंचे कि किसी चीज़ के जलने या जीवों को सांस लेने से हवा दूषित हो जाती है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अगर ऐसा होता है तो चीज़ों के जलने या जीवों के सांस लेने से अब तक पूरी हवा दूषित क्यों नहीं हो गई। तो पिस्टल के तीसरे प्रयोग को निष्कर्ष ने उसे कुछ राहत पहुंचाई। उसने पुदीने के पौधे को एक बीकर में मोमबत्ती के साथ रखा और सुनिश्चित किया किसी भी प्रकार से हवा उसके अंदर बाहर अंदर ना जा सके। लगभग 10 दिन बाद उसने लेंस की सहायता से मोमबत्ती जलाई और देखा कि मोमबत्ती आराम से जलती रही। पिछले इस निष्कर्ष से पहुंचा कि सभी हरे पौधे में हवा को शुद्ध करने की क्षमता होती है। प्रिस्टले का प्रयोग आग की खोज के लिए मीलों का पत्थर साबित हुआ। आगे की खोज के लिए जॉन एंगेनहोज ने प्रिस्टले की खोज को आगे बढ़ाते हुए निष्कर्ष निकाला कि पौधे के हरे भाग खासकर पत्तियां हवा को शुद्ध करती है। शुद्ध करने की प्रक्रिया तभी होती है जब उन्हें पर्याप्त प्रकाश मिले। प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे भी हवा को दूषित करते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या ये ऐसा क्या ठीक ऐसा नहीं है जैसे हमारे शोषण में होता है। इन महान वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्ष में पौधे प्रपोषण या प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत साफ साफ तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इन प्रयोगों के निष्कर्षों को मिलाकर देखें तो स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की खोज को दिशा देने में इनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण रही। प्रिस्टले के प्रयोग ने ऑक्सीजन की खोज को दिशा दी। पता कीजिए ऑक्सीजन की खोज कैसे हुई। अगर हम हेलमोंट, प्रिस्टले और हिनगोज के निष्कर्ष को एक साथ मिलाकर देखें तो 2 निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। पहला, हरे पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि प्रिस्टले ने बताया का उपयोग कर अपना भोजन बनाने में करते हैं। दूसरा, यह प्रक्रिया की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ना आश्चर्य की बात, पौधे हवा और पानी से अपना पोषण करते हैं। अब आते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हमने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। पत्तियों की क्लोरोफिल वाली कोशिकाएं भी सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रिया में एक ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा समझ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिला, उसके बाद सूर्य का प्रकाश मिला, कहाँ पे, क्लोरोफिल में, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। यानी प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद बने वो थे कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया के द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट का उपयोग या तो कोशिका के द्वारा तुरंत होता है या वो अघुलनशील मंड के रूप में संग्रहित हो जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है। इस प्रक्रिया में विमुक्त ऑक्सीजन पत्तियों से रंध्र के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? जीव जो होता है ना, प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधे द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करते हैं। शाकाहारी जीव भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। मांसाहारी जीव उन जीव पर निर्भर रहते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। सर्वाहारी जीव जो होता है ना, पौधे और जंतु दोनों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार सभी अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरत के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। पौधे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका मूल स्रोत सूर्य है। अब आते हैं ऑक्सीजन। श्वसन हेतु सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। यहाँ तक पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं।
वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही बना रहता है। कुछ पौधे की पत्तियां हरी न होकर गहरी लाल, बैंगनी और भूरे रंग की होती है। इन पत्तियों में क्लोरोफिल तो होता है, लेकिन इनका हरा रंग दूसरे रंगीन वर्णकों के कारण छुप जाता है। अतः इन रंगीन पत्तियों द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण होता है। केवल पीले धब्बे वाली पत्तियों के पीले भाग में क्लोरोफिल नहीं होता, वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसमें दिया अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल जो होता है ना अति ज्वलनशील है, उसके बोलते समय सावधानी जरूरी है आग न पकड़ने के लिए। ठीक है। अब है प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण भी इसका उपयोग होता है, लेकिन सब प्रोटीन के संश्लेषण में इसको अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है, लेकिन पौधे में सीधे इसके उपयोग की क्षमता नहीं होती है। अब है मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में बदल देते हैं। ये यौगिक जल के साथ पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इससे पौधों को नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता पूरी हो जाती है, जो पौधे को प्रोटीन, वसा आदि के संश्लेषण में मदद करती है। इसलिए किसान ने अपने खेत में उर्वरक या खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। अब आते हैं पौधे में पोषण की अन्य विधियाँ। इस पिक्चर में आपको अमरबेल का पौधा दिखाई दे रहा है। इसमें न पत्तियाँ होती है न ही क्लोरोफिल। ये जीवित कैसे रहते हैं, भोजन कैसे पाते हैं? तो अमरबेल जो होता है ना, अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करता है जिनमें ये लिपटा रहता है। अर्थात मनुष्य या अन्य जीवों की तरह अमरबेल भी अपनी पोषण के लिए दूसरे पौधे पे निर्भर रहता है। ऐसे और भी पौधे जिनके बारे में जानकारी लीजिए। पोषण के इस तरीकों को विषम पोषी कहते हैं। अमरबेल जैसे पौधे जो अन्य पौधे से पोषण प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। जिन पौधों से वे पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। हम लोग भी अपने पोषण के लिए पौधे पे निर्भर करते हैं। क्या हम परजीवी हैं? परजीवी वैसे जीव होते हैं जो अपना पूरा या आंशिक जीवन चक्र किसी दूसरे जीव के साथ बिताते हुए सीधे अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। आमतौर पर ये जिनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस पिक्चर में देखिए कीटभक्षी का पौधा है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। ऐसा ही एक पौधा है घटपर्णी। वास्तव में इसमें घड़े जैसी संरचना होती है। इसकी पत्तियों का एक रूपांतरित रूप है। पत्ती का ऊपरी भाग इसका ढक्कन बनता है और घड़े के अंदर नीचे की ओर लटके रोएदार संरचना होती है। जब कोई कीट अंदर प्रवेश करता है तो रोआ में फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। घड़े में पाचक रस होता है जिनसे कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पौधे को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। जैसे विनस फ्लाई, ट्रैप, संड्यू ऐसे कीटभक्षी पौधे हैं। अब आते हैं मितोपरजीवी। बरसात के दिनों में अपने आसपास गोबर या कूड़े के ढेर, वृक्षों की छाल, टहनियों आदि पे अक्सर छत, ये पिक्चर वाला देखते होंगे और संरचना देखते होंगे। इन्हें आप किस नाम से पुकारते हैं पता कीजिए। कुकुरमुत्ता, गोबर छत्ता आदि की ये संरचनाएं कवक या फंजाई कहलाती है। इसमें ना क्लोरोफिल होता है ना ही भोजन करने की सुव्यवस्थित प्रणाली। ये जीवित कैसे है, इनका पोषण कैसे होता है? ये मृत या सड़ी गली वस्तुओं की सतह पे कुछ पाचक रसों का स्राव करती है जो पोषक तत्वों को विलयन में बदल देती है। पोषक तत्व विलयन के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार को पोषण को मृतजीवी पोषण या मृतजीवी कहलाता है। कवक हमेशा उन स्थानों पर उगता है जो नम होता है, उष्ण होता है। वर्षा ऋतु इनके लिए अनुकूल है। कवक के बीजाणु ऐसी स्थिति में तेजी से पनपते हैं। कवक के कारण अचार, कपड़े, चमड़ी की वस्तु आदि खराब हो जाती है। ये मनुष्य और जंतुओं, पौधे के अनेक रोगों का कारण भी है। खुजली, दिनाए, सिहुली आदि मनुष्य में कवक के कारण होने वाली समान बीमारी है। आग का झुलसा रोग, धान की पत्तियों का चित्तीदार होना आदि पौधे के रोगों के कारण भी कवक होता है। कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी है, जैसे औषधि, डेयरी उत्पाद, जलेबी आदि बनाने में इनका उपयोग होता है। मशरूम खाने के काम आता है।
ये देखिए कुछ पावरोटी में कवक लग जाता तो कैसा हो जाता है। फिर ये लाइकेन देख लीजिए। चलिए देखिए, पोषण की विधि बता रहा है कि स्वपोषी और एक विषमपोषी होता है। विषमपोषी पोषण होता है में आता है परजीवी और मित्रोपजीवी भी आता है। कभी कभी दो जीव एक साथ रहते हैं, आपस में आवास और पोषण बांटते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन में शैवाल और कवच कवक के बीच में ऐसा एक संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, अपना भोजन वो स्वयं बनाता है। कवक उससे पोषण प्राप्त करता है, बदले में शैवाल को वो जल, पोषक तत्व और रहने का स्थान उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ में पाए जाते हैं। वे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके पौधे के उपयोग के अनुकूल बनाते हैं, बदले में पौधे ने आवास पोषण उपलब्ध कराते हैं। अब है मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति। आप जान चुके हैं कि पौधे जो होते हैं ना, मिट्टी से खनिज, लवण, पोषक तत्व आदि का अवशोषण करते हैं। जैसे जैसे पोषक पौधे बढ़ते हैं, इनमें तत्वों की आवश्यकता बढ़ती जाती है। दूसरी ओर मिट्टी में इनकी मात्रा कम होने लगती है। इन पोषक तत्वों की कमी पूरा करने के लिए किसान खाद या उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों की मात्रा होती है खेतों में डालते हैं। राइजोबियम जैसे जीवाणु पौधे की नाइट्रोजन संबंधी आवश्यकता को पूरा करते हैं। पौधे या जीवों के सड़े गले अवशेष भी चक्रित होकर मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने में मदद करते हैं। वास्तव में हम पौधे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की समुचित जानकारी हो तो हम न केवल पौधों को उचित ढंग से उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ रखते हुए उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ये सब वर्ड है, इंग्लिश में नया नया वर्ड है, देख लीजिए एक बार। फिर इस चैप्टर में क्या सीखा। ये सब अभ्यास क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए क्या होगा। अभी इसमें है जगदीश चंद्र बसु के बारे में।